हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले एचसीसी के बारे में। तो एचसीसी ये मेरे पोर्टफोलियो में एक टाइम रहा करता था और अच्छा खासा इसने लॉन्ग टर्म के बाद मुझे प्रॉफिट दिया था। तो उसके बारे में मैं आज आपको बताने वाला हूँ। फ़िलहाल अभी कैसा स्टॉक है और मैंने जब लिया था तब क्या भाव था, सारी डिटेल में आपको दिखाने वाला हूँ। तो वीडियो एंड तक देखो और वीडियो अच्छा लगेगा तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करना, ठीक है। तो ये वीडियो से आपको बहुत कुछ सिखाने की कोशिश करूँगा कि देखो एचसीसी काफ़ी अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है कि कंपनी का काम यहाँ पर आपको वेबसाइट पे दिख जाता है कि कंपनी का बिजनेस क्या है। तो ये वेबसाइट पे आप देख सकते हो। तो ये दिल्ली का मेट्रो रेल प्रोजेक्ट इन्होंने किया है 2018 का। और भी ये है बांद्रा वर्ली सीलिंग, ये एचसीसी ने बनाया है मुंबई का, ठीक है, 2009 में। और ये बोगीबील रेल कम रोड ब्रिज आसाम का भी एचसीसी ने बनाया हुआ है। और ये जो कुडनकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट तमिलनाडु का भी 2010 में एचसीसी ने ही बनाया है। तो एचसीसी का काम काफ़ी यहाँ पर आपको देखने मिल रहा है कि किस तरीके का है। और यहाँ पर नीमो बाजो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट जम्मू कश्मीर का भी ये एचसीसी का ही काम है। और यहाँ पर आप देख सकते हो कि सौराष्ट्र ब्रांच कैनल पंपिंग स्कीम गुजरात 2008, ये भी काम एचसीसी का ही है। तो एचसीसी ने काफ़ी अच्छा काम बिजनेस तो यहाँ पर आपको देखने मिल रहा है कि अच्छा किया हुआ है। 60% ऑफ इंडियाज इंस्टॉल न्यूक्लियर पावर कैपेसिटी और कितने किलोमीटर्स क्या, मतलब 365 किलोमीटर्स के टनलिंग बनाया है। तो जो भी यहाँ पर कंपनी ने किया है उसका ये अचीवमेंट्स और इसके काम, ये सारी चीज़ें यहाँ पर आपको देखने मिलेगी, ठीक है। तो मैं यहाँ पर अभी आपको शेयर भी दिखा देता हूँ। फिलहाल ये वेबसाइट का आपको एक बार विजिट भी कराना मेरा काम होता है कि कंपनी का काम क्या है, बिजनेस क्या है, ये आपको दिखाना। फिर उसके बाद वेबसाइट के बाद हमारा काम है शेयर कैसा है ये देखना, ठीक है। तो यहाँ पर शेयर भी दिखा देता हूँ। तो फिलहाल यहाँ पर शेयर का प्राइस जो चल रहा है आज के दिन में, लगभग आज 14 जुलाई 2022 का ये प्राइस चल रहा है 11.95, ठीक है। 11.95 का जो प्राइस चल रहा है और ये 20 का हाई मार चुका है पूरे एक साल के अंदर। और 8 रुपये का 8.95 ये इसका लो रहा है, ठीक है, पूरे एक साल के अंदर। और 5 कंपनी में स्ट्रेंथ है, 5 वीकनेस है, एक अपॉर्चुनिटी और थ्रेट कुछ भी नहीं है। इसका एनुअल ईपीएस अच्छा है, ये एक इसका स्ट्रेंथ है। और अर्निंग पर शेयर अच्छा है ये बता रहा है। और वीकनेसेस में बता रहा है कि हाई इंटरेस्ट पेमेंट है कंपेयर टू अर्निंग, यानी लोन कंपनी पे है, इस वजह से इंटरेस्ट पेमेंट ज़्यादा कंपनी को पे करना पड़ रहा है। पी सस्ता है, काफ़ी सस्ता, यहाँ पर 4-4.5 रुपये का पी मिल रहा है आपको। लेकिन यहाँ पर आप फेस वैल्यू देख लो, एक का है, डिविडेंड नहीं देती है, डिलीवरेबल भी देख लो, और 1808 करोड़ की कंपनी है, ठीक है। और एडवांस चार्ट में सारी चीज़ें मैं आपको दिखाने वाला हूँ और यहाँ पर मेरी एंट्री एग्जिट सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले आपको कंप्लीट यहाँ पर दिखाने से पहले, क्योंकि ऑलरेडी मेरा जो यहाँ पर आपको पहले एक साल का दिखा देता हूँ और मेरी एंट्री कब की थी वो भी बता दूंगा। तो एक साल वाली नहीं है, तो मेरा ऑलरेडी मैं बहुत पुराना इसमें इन्वेस्टर था और लॉन्ग टर्म के हिसाब से मैंने लिया था। तो सारी चीज़ें मैं आपको यहाँ पर दिखाने वाला हूँ, ठीक है। तो ये है 14 जुलाई का प्राइस जो 14 रुपये का था, वहाँ से ये काफ़ी गिरा और बन गया था लगभग 8.95 का ये जो लो बनाया, फिर इसने हाई मारा। तो देखो यहाँ पर 2021 में भी 11 अगस्त से लेके यहाँ पर नवंबर 23 नवंबर, तो अगस्त से लेके नवंबर तक आप देख सकते हो 2-3 महीना तो स्टॉक थोड़ा सा अप एंड डाउन रहा, फिर एकदम स्पीड में उछाल देता है। तो कभी कभी पेशेंस रखना पड़ता है। जो इम्पेशेंस जो लोग होते हैं उनके लिए ये मैं बता रहा हूँ कि इस तरीके का मोमेंट कोई अच्छा मोमेंट आ जाता है, किसी भी टाइप का शेयर हो, चाहे वो अच्छा हो बुरा हो, और उसके बाद फिर से इतनी बड़े उछाल के बाद गिरावट भी आती है, ये भी याद रखना।
फिर उसके बाद एक ही रेंज में चलते रहता है, अप डाउन अप डाउन अप डाउन चलता है। फिर उसके बाद फिर एक बड़ी गिरावट के चांसेस हो जाते हैं और अभी ये शेयर गिरा है, ठीक है। और यहाँ पर 5 साल की बात करेंगे तो 5 साल में भी देखो शेयर का भाव एक टाइम पे कितने का था, तो लगभग ये 43 का हाई मार चुका है। हाई से ये लगभग और एक हाई मारा था इसने 44.95, लगभग 45 रुपये के हाई के आसपास था। वहाँ से ये शेयर देखो गिरा और गिर के डायरेक्ट 9 रुपया होगा। 45 का शेयर 9 रुपया बन जाता है और 9 रुपये से भी और नीचे आके ये 3 रुपया 60 पैसा भी बन जाता है। और ये मार्च के टाइम की बात है, जब ये कोविड आया था 2020 में, तो 3 रुपये का भी 3.5 रुपये का भाव बन जाता है। 45 रुपये का शेयर, ये है शेयर मार्केट रियलिटी है। और ये हर किसी को लगता है कि शेयर मार्केट में पैसा डालेगा तो यही लोग हैं जो 90% लोग जो डूबने वाले हैं, या 95% या 99% भी जो डूबने वाले लोग रहते हैं, वो इसी तरीके के लोगों के, क्योंकि बातों में आके अच्छी इन्वेस्टमेंट कर लेते, बड़े से बड़ा पैसा लगा देते और वहाँ पर डूब जाते। लेकिन यहाँ पर किसी की हिम्मत नहीं होती है जब ये स्टॉक्स 3-3.5 रुपये का होता है, क्योंकि वहाँ पर ही डर जाते कि यार इतना स्टॉक ये गिरा है, शायद ये ज़ीरो ना हो जाए या कंपनी बंद ना हो जाए। फिर जो यहाँ पर इन्वेस्ट करता है वो इंसान कमाता है और वो बन जाता है 3 रुपये से डायरेक्ट मल्टी बैगर रिटर्न्स 4 गुना हो जाता है। 16 रुपये का बन जाता है 3-3.5 रुपये का। फिर और भी ऊपर जाता है तो 20 रुपया आ जाता है, ये 20 रुपये का, यानी 5 गुना हो जाता है। इसको कहते हैं मल्टी बैगर रिटर्न कमाना। तो इस तरीके के चीज़ें होती है शेयर मार्केट में, लेकिन जो फंस जाता है उसके लिए ये मल्टीबैगर रिटर्न नहीं होते, उसको लिए उसका प्राइस आना ही बहुत बड़ी बात होती है। तो मेरे साथ क्या हुआ ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो फिलहाल यहाँ पर स्टार्टिंग के मैक्स में ये सारी चीज़ें मैं आपको बता सकता हूँ, क्योंकि मेरे इसमें बहुत पुरानी इन्वेस्टमेंट थी, होल्डिंग थी। और यहाँ पर आप देख लो 1-1.5 रुपये का, 1 रुपये का ये एक टाइम पे शेयर हुआ करता था। और ये जस्ट मैं 20 साल पहले, 20-22 साल पुरानी बात कर रहा हूँ, 1 रुपये का शेयर बन जाता है। यहाँ पर शेयर देख लो 138 का हाई मारता है, यानी ये शेयर ने उसके लाइफ में 138 का हाई मारा हुआ है। और उसके पहले जो हाई था वो 104, फिर वहाँ से थोड़ी गिरावट कुछ साल होता है, फिर वहाँ से ये 138 का शेयर बन जाता है। 2008 की बात है, और 2008 में जो मंदी आई, जो शेयर डूबे, तो 138 का शेयर का हालत देखो क्या हो गया, 14 रुपये का हो गया। यानी पूरा फंड आपका वहाँ पर चला जाता है अगर आप ये शेयर में से नहीं निकलते, अगर ज़्यादा से ज़्यादा क्वांटिटीज़ लेके रखते हो तो, ठीक है। तो ये होती है रियलिटी शेयर मार्केट की। वहाँ से फिर से शेयर उछलता है और यहाँ पर जो खरीदता है, ठीक है, ये गिरावट में जो खरीदता है वो दबा के पैसा कमाता है। यानी ये 14 रुपये का शेयर को बना देता है लगभग, यहाँ पर आप देख सकते हो 81, ठीक है। तो 5 गुना 6 गुना तो ऑटोमेटिकली हो ही जाता है ये शेयर। इसी तरीके के लोग रिटर्न लेते हैं, 4-5 गुने के गुना जो रिटर्न लेते हैं, मल्टी बैगर रिटर्न इसी को कहा जाता है। कि जो पेशेंस रखता है और सही टाइम पे एंट्री करता है और एग्ज़िट सही टाइम पे करता है वो कमा लेता है। नहीं एग्ज़िट करता वो फिर से वो रास्ते पे आ जाता है, मतलब वही चीज़ उसको रिपीटली पूरा लॉस चला जाए, लॉस होके फिर से 7 रुपये 7.5 रुपये का भाव मिल जाता है, ठीक है। और यहाँ पर फिर से जो खरीदता है फिर वो 7 रुपये का बन जाता है 49। यहाँ पर भी लगभग 6-7 गुना प्रॉफिट बन जाता है, फिर से गिरावट आता है। तो ये चलता रहता है और इसी में ट्रेडर लोग कमा लेते हैं। तो आपको डिसाइड करना है कि आपको किस तरीके की इन्वेस्टमेंट करनी होती है, ठीक है। तो फिलहाल यहाँ पर मैं अपना जो मैंने इसमें बाइंग किया था वो मैं बता देता हूँ कि मैंने बाई कब किया था। तो मेरी सबसे पहली एंट्री देखो, मैं शेयर मार्केट में 2014 से है और अप्रैल से ही हूँ मैं, मार्च अप्रैल से मैंने स्टार्ट किया था जब पहला डीमैट अकाउंट। तो तब मैंने इसको 30 दिसंबर 2014 में अच्छी खासी क्वांटिटीज़ खरीद के मैंने इसमें एंट्री की थी, ठीक है। 29 रुपये में 30 दिसंबर 2014 में एंट्री की। यहाँ पर 29 दिसंबर 2014 30 दिसंबर 2014 में, तो 30 दिसंबर 2014 यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ।
ठीक है। और तभी मैंने 29 या 30 के भाव पे लिया था, थोड़ा सा 29.55 के भाव पे लिया था मैंने इसको। ठीक है। तो यहाँ पर 2014 दिसंबर 30 दिसंबर 2014 में मैंने इसमें खरीदारी की। ठीक है। और यहाँ पर इसका भाव तब था 29 ₹29 का भाव पे मैंने इसको खरीदा। और उसके बाद ये शेयर तुरंत मैंने इसको जनवरी में बेच दिया, यानी तुरंत मैंने, मतलब जनवरी यानी 30 दिसंबर, मतलब एंडिंग में ख़रीदा मैंने। 30 दिसंबर के बाद 31 आता है, फिर 1 या 2 तारीख, तो 2-3 दिन ही मैंने होल्ड किया। शायद उसमें संडे मंडे जो भी आता है या सैटरडे संडे भी आ जाता है, तो वो टाइम पे मैं 2 या 3 दिन इसमें रुका। और जनवरी 2015 यानी जस्ट मैंने 2 या 3 दिन के बाद इसको मैंने लगभग ₹30.5 के ऊपर मैंने बेच दिया। तो लगभग मैंने जस्ट और जस्ट ₹1 पर शेयर के हिसाब से मैंने प्रॉफिट लिया, लेकिन मैंने इसको प्रॉफिट में ही बेचा। और तभी मैंने क्वांटिटीज़ भी ज़्यादा खरीदी थी, इसलिए मुझे ₹1 का भी प्रॉफिट होता है तो वो मेरे लिए बड़ा था। ठीक है। क्योंकि ₹29 से ₹30 होना भी बड़ा प्रॉफिट होता है, आपको अगर पता रहेगा। क्योंकि ये किस तरीके से होता है, क्योंकि ये ₹29 है, यानी ₹100 नहीं है। ₹100 पे एक रुपया बढ़ता है तो 1% होता है, लेकिन ये 29 है तो 3 से 4% का भी रिटर्न मेरे लिए तो वो टाइम पे काफ़ी था। और वहाँ से फिर ये शेयर फिर से भागा, बहुत भागा। शायद वहाँ से मैं बता देता हूँ, देखो जनवरी के बाद ये थोड़ा और ऊपर गया था और 40 तक गया था, लेकिन मैंने वो टाइम पे वेट नहीं किया। मेरा जो था, क्योंकि ऑलरेडी मैं ज़्यादा क्वांटिटीज़ ले चुका था, मुझे जितना प्रॉफिट मिला मैंने वो ले लिया। लेकिन उसके बाद क्या हुआ ये भी मैं बता देता हूँ, कि उसके बाद मैंने फिर से दोबारा ये शेयर में एंट्री ली लगभग 2017 में। ठीक है। वो टाइम पे स्टार्टिंग में जल्दी से जल्दी रिटर्न पाने का, जल्दी से जल्दी रिटर्न मिलने का हमेशा से हमको लालच होता है। तो वो टाइम पे मेरी भी आपके जैसी हालत थी। तो मैंने भी ये सारी चीज़ें करता था, इंट्राडे ट्रेडिंग करता था, शॉर्ट टर्म या काफ़ी शॉर्ट, मतलब 1-2 दिन में शेयर में से प्रॉफिट निकालने की। तो ये होता है शुरुआती दिनों में, तो मैंने वो चीज़ें देखी है। फिर उसके बाद 2017 में, फेब 2017 में मैंने इसको, यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ, फेब 2017। ठीक है। वहाँ पर मैंने इसको लगभग 41.80 के आसपास मैंने इसको बाय किया। ठीक है। और मैंने ये टाइम पे सोचा कि अभी मैं ये शेयर को थोड़ा लॉन्ग करूँगा। ठीक है, लॉन्ग टर्म करूँगा। और मैं आपको यहाँ पर इसके थोड़ा साथ साथ में इसके चार्ट भी दिखा देता हूँ, आपको लगेगा। देखो ₹29 का शेयर हुआ करता था यहाँ पर। ठीक है, 29 का शेयर हुआ करता था। और ये शेयर का भाव देखो ये हो गया। आप बोलोगे कि इसमें कुछ अच्छी न्यूज़ आई, अच्छा कुछ हुआ, तो यहाँ पर मैं साथ साथ में आपको ये भी दिखा देता हूँ। देखो मैंने 29 का जब ख़रीदा था दिसंबर के टाइम पे, और दिसंबर के टाइम से फिर वो उसका भाव और बढ़ते गया था। तो यहाँ पर आप देख सकते हो मार्च या दिसंबर का ये पूरा रिजल्ट से, और वो टाइम पे भी कंपनी का प्रॉफिट था या नुकसान था, सारी चीज़ें मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि कंपनी ने तभी नेट लॉस किया था। ठीक है, लॉस कर रही थी कंपनी फिर भी यहाँ पर, और उसके बाद भी, लेकिन यहाँ पर लॉस कम होते जा रहा था, ये एक चीज़ पॉजिटिव थी। ठीक है, तो फिर मैंने 2017 में फिर मैंने इसमें एंट्री की थी, लगभग 42 के आसपास किया था, 41.80 के भाव पे। तो 2017 में इसका लॉस ज़्यादा हुआ था, और उसके बाद भी लॉस ज़्यादा हुआ था। लेकिन तब क्या हुआ, ठीक है, तो यहाँ पर मैंने 2017 में एंट्री किया, फरवरी 2017 में। और उसके बाद भी देखो शेयर बढ़ते गया, और बढ़ के लगभग बन गया था। देखो मैंने 41.80 के भाव पे लिया था, लेकिन वो 48 तक गया। मुझे काफ़ी अच्छे रिटर्न मिल रहे थे, लेकिन मैं वहाँ से निकला नहीं। ठीक है, तो मैंने ना निकल के, तो क्या हुआ कि उसके बाद क्या हुआ, मतलब 1-2 महीने बाद ये, फिर उसके बाद ये गिरावट दिखाना चालू किया। ठीक है, तो ये गिरा तो लगभग 31 का लो भी बना दिया। मतलब मुझे जो 6-7 रुपये का प्रॉफिट दिख रहा था पर शेयर के हिसाब से, वो बाद में मुझे 10 रुपये के आसपास पर शेयर के हिसाब से लॉस दिख रहा था। फिर बाद में फिर से प्रॉफिट, फिर से 44 गया, 44.95, तो फिर से प्रॉफिट दिख रहा था। लेकिन मैं 2018 में ही मैंने ये शेयर को फिर से दोबारा ख़रीदा। 4 सितंबर 2018 में मैंने इसको, जब ये शेयर का भाव हो गया
लगभग मैंने उसको 14.60 पे ख़रीदा, मतलब 14.5 के भाव पे मैंने इसको दोबारा ख़रीदा। ठीक है, तो एक्चुअली 2018 में मैंने सबसे पहले ख़रीदा, वो भाव था जनवरी 2018 में। ठीक है, जनवरी में पहले ख़रीदा। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने इसको 37 पे ख़रीदा, उसके बाद और गिरा, तो और गिरने के बाद भी ख़रीदा 14.5 पे, और वो तब था 4 सितंबर 2018। देखो जो भी है रियलिटी बता रहा हूँ यहाँ पर मैं। ठीक है, फिर उसके बाद क्या हुआ यहाँ पर बता देता हूँ। देखो 10 अक्टूबर 2018 को भी मैंने दोबारा ख़रीदा इसको, और 10 अक्टूबर 2018 में यहाँ पर आपको बता देता हूँ मैंने इसको 11.5 रुपये पे ख़रीदा। मतलब देखो कंटिन्यूसली गिरते जा रहा था, तो मैं यहाँ पर 17-18 के भी रिजल्ट्स दिखा देता हूँ। तो 17-18 में भी शेयर देख सकते हो आप, गिरते जा रहा था और नेट लॉस बढ़ते जा रहा था, तो इस वजह से भी होता है। लेकिन उसके बाद क्या हुआ देखो, तो ये सारी चीज़ें देखो, कंपनी ऑलरेडी लॉस मेकिंग है, लेकिन कंपनी में मूवमेंट तो आ रहा था। और उसके बाद 2018 में क्या हुआ, यहाँ पर 10 अक्टूबर 2018 में जब मैंने उसको 11 रुपये के 11.5 रुपये के भाव पे लिया, 11.90 के आसपास। ठीक है, तो अक्टूबर के बाद ये शेयर यहाँ पर आप देख सकते हो। उसके बाद ये मैंने इसको 16 दिसंबर 2020 में ही ख़रीदा, मतलब इतना टाइम मैंने ख़रीदा ही नहीं इसको, डायरेक्ट जाके मैंने 16 दिसंबर 2020 में ख़रीदा। मतलब लगभग 2 साल मैंने इसको ऐसे ही रखा, और तब तक ये काफ़ी लो जा चुका था, और ये बन चुका था इसका भाव लगभग 3 रुपये का। सोच लो मेरी 41 की शुरुआत की बाइंग, उसका क्या हाल हो गया, 3 रुपये का शेयर बन जाता है। यानी लगभग मुझे लॉस कितने का हो, ये भी मैं आपको कैलकुलेट करके बता देता हूँ कि मेरा लॉस मतलब वो टाइम पे कितना होता। बीच बीच में मैं ले रहा था, लेकिन मैं जस्ट आपको 42 का भाव का अगर 3.5 रुपये होता है तो कितना लॉस होता है ये मैं आपको बताना चाहूँगा। ठीक है, तो ये लगभग यहाँ पर आपको बता देता हूँ 92% के आसपास यहाँ पर मुझे, या 91% के आसपास मुझे लॉस हुआ। 91% का लॉस यहाँ पर मुझे ये शेयर में हो रहा था, एचसीसी के शेयर में। ठीक है, मतलब जब मुझे स्टार्टिंग में प्रॉफिट दिख रहा था, तो ये है लॉन्ग टर्म, जो लॉन्ग टर्म करते हैं, लेकिन कभी कभी आपके डिसीज़न रॉन्ग हो जाते हैं। तो ये लॉन्ग टर्म, कौन से शेयर को लॉन्ग करना चाहिए, कौन से शेयर को शॉर्ट करना चाहिए, ये भी एक होता है, आपको चूज़ करना पड़ता है। सही स्टॉक को ही लॉन्ग करना चाहिए, सभी स्टॉक को लॉन्ग नहीं किया जाता। तो ये शेयर देखो वो टाइम पे गिर रहा था, ये भी एक रीज़न होता है, लेकिन 2019 से ये थोड़ा प्रॉफिट में आने लगा, और यहाँ पर देख सकते हो 19 से प्रॉफिट में आने लगा तो ये शेयर को। लेकिन फिर भी मैंने 2020 में ख़रीदा इसको, तो यहाँ पर आपको ये उछाल आपको देखने मिलता होगा। ठीक है, तो 19 से ऑलरेडी ये प्रॉफिट कर रहा था, लेकिन इतना उछाल ये कंपनी में देखने नहीं मिल रहा था, फिर भी गिरावट हमको देखने ही मिली। ठीक है, 2020 तक भी गिरावट ही देखने मिली, यहाँ पर आप देख सकते हो। लेकिन यहाँ पर कंपनी फिलहाल प्रॉफिट में भी आ गई थी, और फिर भी ठीक है 2020 में प्रॉफिट में आ गई, लेकिन 2021 में लॉस में। देखो लॉस कर रही है, प्रॉफिट कर रही है, फिर भी कंपनी ने यहाँ पर आपको उसका भाव थोड़ा लॉस कर रही है, लेकिन थोड़ा बढ़ते हुए भी नज़र आ रहा था, तो ये एक चीज़ अच्छी होती है। और इस वजह से थोड़ा प्रॉफिट भी हमको देखने मिला, शेयर में उछाल आने लगा। 3-3.5 रुपये का जो शेयर हुआ था, उसके बाद वो धीरे बढ़ने लगा। और मैंने दिसंबर से ऑलरेडी मैंने कोविड के टाइम से सभी शेयर्स को निकालना चालू किया, क्योंकि जो भी लॉन्ग टर्म में मैं अटका था, जितने भी शेयर्स थे सभी को मैंने फिर कंटिन्यू ख़रीदा। और दिसंबर से शुरुआत जो की उसको मैंने लगभग 10 जून, मतलब लगभग 6 महीने रोक के रख के मैंने उसको बेचा, और लगभग मैंने उसको 11.5 रुपये पे बेच दिया। 11.5 रुपये पे, यानी इतने गिरने के बाद 11.5 मतलब 10 जून 2021 में मैंने बेच दिया इसको। ठीक है, तो 10 जून को मैंने इसको 11.5 के भाव पे बेचा, और तभी मुझे प्रॉफिट जो हो रहा था लगभग 21% ही लेके मैं निकल गया। क्योंकि मेरे लिए प्रॉफिट में निकलना इम्पोर्टेंट था, क्योंकि मैंने
1% के लॉस भी देखे ये शेयर के अंदर। और मेरे लिए वही काफ़ी था, मेरा पूरा फंड कैपिटल भी रिवर्स लाना, रिटर्न लाना और साथ ही साथ प्रॉफिट लेना। तो ये होती है एक रियल कहानी कि हर एक इन्वेस्टर सोचता है कि उसको सब पता है शेयर कब ऊपर जाएगा कब नीचे जाएगा, लेकिन हमारा वो टाइम सीखने का था। फिलहाल आज भी सीखते हैं, ऐसा नहीं बोल सकते कि, लेकिन पहले के ज़्यादा अभी हम थोड़ा फंड को ज़्यादा सिक्योर कर लेते हैं, इतना टाइम तक तो होल्ड नहीं करना पड़ता या इतना नुकसान नहीं होता, लेकिन फिर भी निकला जा सकता है किसी भी शेयर्स में से। तो मैं ऐसे शेयर में से ऑलरेडी निकल चुका हूँ, ये एक्सपीरियंस है और इसी एक्सपीरियंस की वजह से मैं आपके साथ मेरी जर्नी भी शेयर करता हूँ, मेरे पोर्टफोलियो भी बता देता हूँ कि ऑलरेडी कौन से शेयर मेरे पोर्टफोलियो में, और उसमें से भी सेम इसी तरीके से प्रॉफिट ज़रूर लेके दिखाता हूँ, ठीक है। लेकिन मेजॉरिटी टाइम देखो शेयर्स इसी तरीके के डाउन परफॉर्म में अगर रहते हैं तो जल्दी वो निकलने नहीं मिलता, तो वो टाइम पे मैं ख़रीदता हूँ और मैंने ये शेयर को काफ़ी ख़रीदा और इसमें से मैंने प्रॉफिट लेके ही दिखाया, ठीक है। तो इसी तरीके की मेरी ये शेयर के अंदर जर्नी थी। लेकिन फ़िलहाल ये अभी मैं बता देता हूँ कंपनी है कैसी। तो फ़िलहाल यहाँ पर आप देख सकते हो, फ़िलहाल कंपनी आज प्रॉफिट में है, लास्ट ईयर लॉस में थी, तो ये प्रॉफिट लॉस बहुत काफ़ी किया है कंपनी ने, लेकिन अदर इनकम के वजह से ये प्रॉफिट में है। लेकिन कंपनी पे कर्जा है, ये एक चीज़ याद रखना कि कंपनी पे यहाँ पर आप देख सकते हो, लेकिन कर्जा भी कम किया है, ये एक चीज़ पॉजिटिव है। तो कुछ कुछ चीज़ें पॉजिटिव कंपनी में नज़र आ रही है, तो कंपनी ने कर्जा कम करते आई है, तो ये एक चीज़ आपके लिए भी पॉजिटिव है। और रिज़र्व भी थोड़ा थोड़ा अभी जो माइनस में था थोड़ा आगे जाके प्लस में आए तो काफ़ी अच्छा होगा, ठीक है। तो ये चीज़ के वजह से थोड़ा कंपनी में लोग अट्रैक्ट हो सकते हैं और अभी का जो प्राइस है, लेकिन मुझे तो लगता है कोई भी, और बुक वैल्यू इसका माइनस में इसलिए बता रहा है क्योंकि ये नेट असेट होता है, तो लायबिलिटीज़ ज़्यादा है कंपनी पे, इस वजह से ये चीज़ आपको पता चल जाती है बुक वैल्यू माइनस में यानी लायबिलिटीज़ ज़्यादा है, ठीक है। तो और रिस्की तो है, शेयर ऑलरेडी अप एंड डाउन काफ़ी करता है, तो लॉन्ग टर्म के हिसाब से तो मुझे तो ये शेयर अच्छा नहीं लगता। और बाकी चीज़ों के बारे में बात करेंगे तो इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न में शेयर किसने किसने होल्ड किए, तो ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो इसके शेयर को ज़्यादा से ज़्यादा किसने होल्ड किया है ये भी देख लो कि सभी का इसमें इन्वेस्टमेंट है, ये काफ़ी ये चीज़ अच्छी होती है, अट्रैक्ट करती है। और ये कंपनी में लगभग देखो प्रमोटर के 34% है, एफआईएस फॉरेन के इन्वेस्टर भी इन्वेस्टेड है, ये भी एक चीज़ काफ़ी अच्छी लग रही है। 35 फॉरेन के इन्वेस्टर है क्योंकि कंपनी का बिजनेस देख के उन्होंने पैसा लगाया है, तो अच्छा 12% का लगाया हुआ है पैसा। और डीआई जो डोमेस्टिक इन्वेस्टर है उन्होंने भी ज़्यादा पैसा लगाया, ये भी चीज़ अच्छी है। पब्लिक ने भी 39-40% के आसपास पैसा लगाया, लेकिन इनके शेयर्स, कंपनी के शेयर्स बैंकों में गिरवी होते हैं, प्लेज है। और प्लेज होने का ये मतलब होता है कि गिरवी होने से कि आगे जाके ये बैंक भी कम्प्लीटली ऑन कर सकती है, या आगे जाके प्रमोटर के पास कुछ भी बच नहीं सकता अगर प्रमोटर शेयर बेच देते। तो फिर भी प्रमोटर ने जो भी शेयर है उसमें से तो 92% तो बैंक के पास या गिरवी रखा है, प्लेज रखा हुआ है, लोन के कारण होता है, लेकिन लोन भी कम करती जा रही है। कुछ कुछ चीज़ें पॉजिटिव है और होल्डिंग सभी का है, ये याद रखना। तो या शेयर रिस्की है और रिस्क सभी ने लिया है, यहाँ पर दिख रहा है कि एफआईज ने भी रिस्क लिया है, म्यूचुअल फंड ने भी रिस्क लिया है। म्यूचुअल फंड तो एक ही है, लेकिन डीआईज ने भी रिस्क लिया हुआ है। तो फिलहाल अभी के भाव के हिसाब से अगर आपको सही लगता है तो आपकी मर्ज़ी होती है, लेना है नहीं लेना है। रिस्की तो शेयर है और बिजनेस भी देख लिया, जो भी है मैंने दिखा दिया, और मेरा जो जर्नी था वो भी मैंने बता दिया कि मैंने उसको कौन से भाव पे लेके अटका था और उसके बाद इसका भाव क्या हुआ था, ये भी मैंने आपको दिखा दिया। और कंपनी ने कितने बार लॉस किया ये भी मैंने सारी चीज़ें दिखा दी। तो फिलहाल आपकी मर्ज़ी है आपको ये शेयर कैसा लगा और उसके बाद आपको इन्वेस्ट करना है नहीं करना है, क्योंकि मेरे पास फ़िलहाल नहीं है तो मैं नहीं बता सकता कि इसमें मेरे क्या राय है और क्या करना चाहूँगा। तो जो भी डेटा मैंने आपको बताया है कि कंपनी में जिसके भी इन्वेस्टमेंट है, किस तरीके की इसकी स्ट्रेंथ है, वीकनेस है, सब कुछ बताने के बाद आपको डिसाइड करना है कि ये कंपनी में इन्वेस्ट करना है नहीं करना है, ठीक है। तो जो भी जेन्युइन डेटा है मैंने अपना बता दिया, जो भी मेरे जेन्युइन प्रॉफिट है उतना बता दिया, ठीक है। तो
मुझे कोई ज़्यादा चीज़ें बढ़ा चढ़ा के ये चैनल पे आपको नहीं बतानी है और ना ही मुझे बताना पसंद है। जो मेरे रियल प्रॉफिट है या जो और मुझे परसेंटेज बताना इसलिए क्योंकि लोग है ना ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट भी अगर दिखा दे कि यार पैसा दिखा दे तो वहाँ पर भी लोगों को वो भी हजम नहीं होता है, ठीक है, या लॉस भी दिखा दे। लेकिन जो भी है यहाँ पर परफॉर्मेंस दिखाना मैं पसंद करूँगा कि जो मैंने परफॉर्म किया है कि चलो यार मैं प्रॉफिट कर रहा हूँ तो ये परफॉर्मेंस होता है। पैसा दिखा के मुझे ये चीज़ें नहीं, लालच नहीं फैलाना है या लालच दिखाना नहीं है। तो जस्ट मैं परफॉर्मेंस ही बताऊंगा कि मेरे परसेंटेज कितने हैं और जेन्युइन डेटा ही आपके सामने लाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। तो वीडियो अच्छा लगा है तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो, दोस्तों के साथ शेयर करो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू, बाय बाय।